वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं प्रीवियर ईयर पेपर बेस्ड। तो एक बात आप नोट कर लेना कि जो ये मैं करा रहा हूँ आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। इवन आरआरबी एमआई का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन देखे गए हैं। अभी रिसेंटली मैंने जो सेशन कराए हैं उनमें काफ़ी क्वेश्चन थे जो आपके एमआई की शिफ्ट में आ रहे हैं अभी भी। ठीक है, तो एक बात नोट कर लेना, आपको ये चीज़ें मिलेंगी भाई। आपको 1% भी छोड़नी नहीं है कि कहीं भी आप मिस कर रहे हो इनको। मेरा ऑलरेडी आरआरबी एनटीपीसी में 1046 रैंक रहा है और बाकी मेरा मैथ का स्कोर आपके सामने है। तो जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ना, बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ लेना, पढ़ लेना। डिटेल्ड सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। 30 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये, जो बच्चा सिंसियरली इसमें पार्टिसिपेट करेगा और मुझे लगेगा कि वो सिंसियर है और आंसर कर रहा है, तो उसको मैं 1-2 दिन में उसका नाम अनाउंस कर दूंगा। मैं मॉनिटर भी कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। तो आप चैट बॉक्स में आंसर करो और उसको फ्री बुक प्रोवाइड होगी, उसके घर पर डिलीवर की जाएगी और उससे एड्रेस जो है मेल द्वारा मांग लिया जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस सेशन को पहले तो शेयर कर दो, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो जितना हो सकता है और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नोट आउट कर लेना जो भी आपको पॉइंट लगे नोट करने के लिए। चलो भाई करो इसको। 30 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए। आरआरबी एनटीपीसी 3 मई 2016 का क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर के सरोवर के मध्य में स्थित है। 50 क्वेश्चन है इसमें। लास्ट तक इसको जो भी पॉइंट लगे नोट आउट करने के लिए नोट आउट कर लेना। एग्जाम में जो प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो एग्जाम में वो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो किताबों में नहीं होते, पता नहीं कौन सी किताब से उठाए होते हैं उन्होंने। तो उनको तो जरूर पढ़ के जाना है जो पहले हो चुका है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार इससे पहले वाली जो शिफ्ट में मैंने आपको शिफ्ट के कराए थे और इससे पहले वाले सेशन उसमें ये करा दिया था सेम क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होकर यहाँ पूछ लिया है दूसरी शिफ्ट में 3 मई 2016 में। इसका आंसर है अमृत सरोवर। उसमें पूछा गया था, झील पूछी गई थी कि किस झील के किनारे स्थित है, तो वो थी अमृत सरोवर झील। ठीक है, बस अंतर इतना है, इसके अलावा कुछ अंतर नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करो भाई इसको। 18 जनवरी 2017 का क्वेश्चन है सीबीटी 2 का, महाराज जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में जंतर मंतर का निर्माण करवाया। और ये क्वेश्चन जो है किसी दूसरे तरीके से भी दूसरी शिफ्टों में पूछा जा रहा है। जो बच्चे रेगुलर सेशन अटेंड कर रहे हैं उनको पता लग रहा होगा कि ऐसे कितने क्वेश्चन इसमें मिल रहे हैं जो सिमिलर हैं। और शिफ्ट देख रहे हो आप, शिफ्ट कितनी चेंजेस हैं। इवन यहाँ तक कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में भी क्वेश्चन को सिमिलरिटी देखी गई है। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दो जो भी नए बच्चे आए हैं और कंटिन्यूसली देखो इसको। 9 PM पर मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। देखो भाई, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने कितने शहरों में निर्माण करवाया जंतर मंतर का? 5। ये जंतर मंतर जो है ना, ये वेधशालाएं, खगोलीय वेधशाला। तो कहीं ऐसा मत समझना अगर आपसे पूछता है कि इसकी जो है या इसका बेसिक फीचर क्या है, तो बेसिक फीचर मतलब कि ये किसके लिए फेमस है, तो ये फेमस है खगोलीय वेधशालाओं के लिए। अच्छा, इसके बाद इसमें कौन कौन शहर हैं? पहला तो है आपका दिल्ली। ठीक है, इससे पहले भी दिल्ली के जंतर मंतर के बारे में काफ़ी आया है कि किसने बनवाया, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। दूसरा है जयपुर, ये राजस्थान में है। तीसरा है मथुरा और चौथा है बनारस, दोनों यूपी में है। इसके बाद पांचवा है उज्जैन जो आपके एमपी में है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो हो सकता है 4 ऑप्शन में से कोई एक छुपा ले और फटाफट से बता दे। तो 5 इसका आंसर है। आंसर करो भाई, सभी लोग आंसर करो। करो भाई। आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है ये। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दावली से किसने युद्ध किया? किसने युद्ध किया था भाई? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। और किसके बीच में हुआ था? एक साइड थे अहमद शाह अब्दावली। आरआरबी एनटीपीसी 18 अप्रैल 2016 सीबीटी 1 का क्वेश्चन है ये, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। पानीपत के तीसरा युद्ध जो है वो हुआ था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 1761 में। एक तरफ से अहमद शाह अब्दावली और दूसरी तरफ थे मराठास। ठीक है, तो ये जो युद्ध है ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब प्लेनकाली जिसको बोल सकते हैं हम, बहुत भयानक युद्ध था। तो ये काफ़ी घमासान हुआ था इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जो है ना, ये अहमद शाह अब्दावली ये थे अफ़गानी। तो बेसिकली ये जो अगर आपसे पूछा जाए कि अफ़गानी और मराठाओं में सबसे भयानक युद्ध था वो कौन सा था, तो वो था पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है जी, पानीपत का तीसरा युद्ध। चलो भाई, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल। इसमें आपसे अगर ये पूछा जाए, वेट, ये पूछा जाए कि मराठों की तरफ से कौन लड़ा था, तो आप उसका आंसर भी कर देना।
सदाशिवराव भाव, सदाशिव राव भाव, एक ही नाम है, सदाशिवराव भाव। एक इसमें हारे कौन थे? इसमें मराठा ही हार गए थे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आप भाई शेयर कर दो, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं शेयर कर दो इस सेशन को, जितना हो सकता है शेयर कर दो और लाइक कर देना सेशन को। निम्न में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। भाई आंसर करो सभी। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया, कौन सी संधि थी वो, और वो संधि कब हुई ये भी बतानी है। चलो टाइम ओवर हो गया। देखो पहली बात तो ये कि ये जो संधि थी वो थी श्रीरंगपट्टनम की संधि, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हुई थी 1792 में। ठीक है, 1792 में ये संधि हुई थी, और इस संधि में दो तरफा यानी कि दो तरफ लोग थे। एक तो थे आपके टीपू सुल्तान, ये नाम सुना होगा आपने, टीपू सुल्तान, और दूसरी साइड थे, देखो एंग्लो लिख रहा है, एंग्लो मैसूर, मैसूर के राजा थे टीपू सुल्तान। एंग्लो यानी अंग्रेज, अंग्रेजों की तरफ थे इसमें। ये तो टीपू सुल्तान, ये है कार्नवालिस, कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस थे, वो अंग्रेजों की तरफ से इसमें उन्होंने संधि की। और ये काफ़ी बड़ी संधि थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी से मतलब इसमें ये है कि ये संधि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, बहुत बहुत ज़्यादा फेमस है। श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसकी वजह से काफ़ी टाइम तक जो है अंग्रेज़ों से तनाव जो था वो कम हो गया था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था, इसमें युद्ध के हर जाने के रूप में टीपू सुल्तान जी जो थे, राजा थे जो रंगपट्टनम मैसूर के, ठीक है, उनको 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा था इस संधि की वजह से। इसलिए संधि का जो वेट है ना वो बहुत ज़्यादा है, तो ये बात ध्यान रखना। चलो भाई इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये 29 अप्रैल 2016 का CBT 1 का क्वेश्चन है, आंसर करो। चिल्लियावाला युद्ध कब लड़ा गया? 16 अप्रैल 2016 को ये क्वेश्चन पूछा गया CBT 1 में, और सेम यही क्वेश्चन आपके 7 अप्रैल को CBT 1 में ही पूछा गया था। तो एक सेम क्वेश्चन आपके CBT 1 में ही अलग अलग शिफ्ट में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो समझ लो कितनी इम्पोर्टेंस हो जाती है उस क्वेश्चन की। MI के बच्चे हैं वो भी देख लेना। चलो भाई टाइम ओवर हो गया आपका, और इसका आंसर है 1849। 1849 में चिल्लियावाला युद्ध हुआ था, और मेनली ये युद्ध किस किस के बीच में था? ये था अंग्रेज और सिखों के बीच में। अब यहाँ से सिख सेना से आपसे पूछा जाए कि कौन लड़ा, तो वो लड़े शेर सिंह, शेर सिंह लड़े। और ये अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? अंग्रेजों की तरफ से एक जनरल थे, और उन्होंने युद्ध किया। लेकिन खास बात ये थी, इसमें अंग्रेज का नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन खास इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये जब अंग्रेज लड़े थे, इसका नेतृत्व जो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो नेतृत्व जिसने करवाया वो इम्पोर्टेंट है, वो है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो जनरल थे, उन्होंने अपने सेनापति, जो उनके सेनापति होते थे, उसके थ्रू अंग्रेजों का जो है संचालन करवाया। और परिणाम क्या रहा? परिणाम में ये रहा कि ना तो सिखों के हित में ये परिणाम आया, ना ही अंग्रेजों के हित में ये परिणाम आया। तो ये जो है अनिर्णायक युद्ध रहा, इसका निर्णय जो है वो तय नहीं हो पाया, क्योंकि जो डलहौजी थे उन्होंने इसका नेतृत्व नहीं किया था। ये उस टाइम पे गवर्नर थे, इन्होंने अपने सेनापति को जो है अंग्रेजों का नेतृत्व करने के लिए भेज दिया था। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट आपसे ये हो जाता है, ये पूछा जा सकता है कि उस टाइम पर जो गवर्नर थे वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट आउट कर लेना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करो भाई 12 अप्रैल 2016 CBT 1 का क्वेश्चन, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध हैं जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू के 5 क्वेश्चन में जो पूछा गया है। जिन युद्ध में अंग्रेजों के जनरल्स खुद उन्होंने नेतृत्व किया है,
वो इम्पोर्टेंट हैं कि आपसे वो पूछा जाए कि इसका नेतृत्व किसने किया है, ठीक है। और अगर वो किसी को भेज रहे हैं तो इसका मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये देखो, ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया, तो वो है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव। पहली बात आपसे जो पूछ सकता है इम्पोर्टेंट, कि प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था, 1757। नोट आउट कर लेना है इसको, ओके। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो यार, और अच्छे से पेन कॉपी ले लो, और ताकि लिखो, जो पॉइंट आपको लग रहा है ना लिखो उसको, डेफिनेटली एग्जाम में मिलेगा ये चीज़। इसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि इस प्लासी का युद्ध जो है, दूसरी तरफ कौन था इसके, दूसरी तरफ थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। और ये क्या थे, ये बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब, ठीक है, बंगाल के नवाब थे। और ख़ास बात यह है कि ये हुआ था कौन से मैदान में, प्लासी में, और जो अब पलासी के नाम से फेमस है। और ये आपके कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में ही है, भागीरथी नदी के किनारे। तो आपसे जो पूछा जाएगा वो ये कि कब लड़ा गया, 1757। किस किस के बीच में लड़ा गया, रॉबर्ट क्लाइव जो जनरल थे, और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, और नोट आउट कर लो इस पॉइंट को। आंसर करो चैट बॉक्स में सभी लोग। करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय नव जागृति का जनक। 12 अप्रैल 2016 CBT 1 का क्वेश्चन। बताओ भाई, नव जागृति का जनक किसे माना जाता है, नव जागृति का जनक किसे माना जाता है। बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें और भी क्वेश्चन बनेंगे आपके। ये माना जाता है राजा राम मोहन राय को। पहली बात तो ये वो इंसान थे जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म कर दिया। सती प्रथा एक भयानक बीमारी समझ लो, बुराई समझ लो, आप कुछ भी कहो, जिसके लिए उन्होंने अंगेष्ट आंदोलन चलाया और उसको ख़त्म कर दिया। हालांकि वो आज भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन उसका व्यापक रूप देखने को नहीं मिलता आज भी, ठीक है। खास बात यह है, इसमें इम्पोर्टेंट जो है मैं वो आपको चीज़ें बता देता हूँ, कि राजा राम मोहन राय से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनको और क्या कहते थे। तो इनको भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी बोलते थे, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, पैगंबर, ठीक है। या फिर इनको ये भी बोलते थे अतीत और भविष्य का सेतु, अतीत व भविष्य का सेतु भी बोलते थे, कि इन्होंने एक बहुत बड़ी खाई को जो है पाट दिया था। और इसके साथ इनको भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी बोला जाता था, पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, ये भी बोलते थे। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ना इनमें से कुछ भी, तो आप बता सकते हो आधुनिक भारत का पिता, या फिर प्रथम आधुनिक पुरुष, या युगदूत, इनके काफ़ी सारे नाम थे। जो भी आप ये समझ लो कि जो भी आधुनिक रूप से और जो अतीत में कनेक्ट कर रहा है जो पर्सन, वो है राजा राम मोहन राय। और जिन्होंने, इसका मेन कारण क्या है कि सती प्रथा जैसी एक बड़ी व्यापक जो बुराई थी उसको इन्होंने हटा दिया, ख़त्म कर दिया। जिसमें सती प्रथा क्या थी, सती प्रथा में ये होता था कि अगर एक पति पत्नी में पति जो है ख़त्म हो जाए, और तो पत्नी को भी उनके साथ जलना पड़ता था, अपनी पत्नी के जो पति हैं उसके साथ भी उसके साथ जलना पड़ता था उसके अंतिम उसमें। तो ये थी, ये प्रथा थी, और ये जो है इन्होंने बुराई को हटा दिया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें सेशन को लाइक करके जरूर शेयर करना। भारत में पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी। 30 मार्च 2016 CBT 1 और शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। वकालत किसने की थी। वेस्टर्न कल्चर के लिए कहने का मतलब, पश्चिमी शिक्षा का मतलब यहाँ पर हम वेस्टर्न कल्चर को बोलते हैं, अंग्रेजी शिक्षा। तो उसके पक्षधर कौन थे, सभी लोग आंसर करो चैट बॉक्स में। इसका आंसर है राजा राम मोहन राय। देखो हमारा क्या था, भारत वो कम्प्लीटली एक आधुनिक ना होके ये पश्चिमी शिक्षा का लाने का मेन मकसद ये था कि हम उन कुरीतियों से उभर पाएँ
जहाँ से ये ऑलरेडी उभर चुके हैं। अंग्रेज पश्चिमी जो हमारा एरिया है उससे ऑलरेडी उभर चुका है उन कुरीतियों से। तो ये इस शिक्षा को लाने से ये फ़ायदा होता है कि उनकी नज़र में कि जो कुरीतियाँ हैं, जैसे सती प्रथा है जिसको उन्होंने व्यापक रूप से हटाया, तो उसको वो और अच्छे व्यापक रूप से हटा पाते। तो इसलिए उन्होंने इस पर जोर दिया और इसके पक्षधर थे। ठीक है, इसके पक्षधर थे और इस पर काफ़ी हुए लड़े। उन्होंने ये कहा कि भारत जो है वो अंधकार में रह रहा है और उन संस्कृत जो शिक्षा है, जो संस्कृत शिक्षा है जिसकी वजह से भारत काफ़ी आगे उन्नति कर रहा है, लेकिन इस संस्कृत शिक्षा से भारत में कुछ ऐसी कुरीतियाँ हैं जिनको नहीं हटाया जा सकता। तो उसके लिए इस पश्चिमी शिक्षा को या अंग्रेजी शिक्षा को लाना अनिवार्य है। ठीक है, और काफ़ी उन्होंने सरकार के लिए, सरकार पर इस पर दबाव बनाया जो अंग्रेजी सरकार थी वहाँ पर। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिस्ट्री जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने पढ़ा है वो, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर अच्छे से कहानी के रूप में उसको चीज़ समझ रहे हो तो आप कभी नहीं भूलोगे उसको। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? 28 मार्च 2016 का क्वेश्चन है, CBT 1 का सिर्फ 3। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बताओ भाई। ये हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। कौन सा? ब्रह्म समाज। ओके, चलो भाई। देखो, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। सभी लोग जो नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर करना और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ भाई। और एक अनाउंसमेंट आपको मैं बता देता हूँ जो बीच में अगर नहीं सुन पाए, कि जो लोग सीरियसली आंसर करेंगे उनको मैं फ्री बुक प्रोवाइड कराऊंगा, प्रीवियस ईयर पेपर बुक उनके घर पर डिलीवर हो जाएगी। लेकिन आंसर करो चैट बॉक्स में और आप सिंसियरिटी शो करो। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। अब खास बात यह है, जो ये ब्रह्म समाज था, ठीक है, ये हिंदू हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। हिंदू धर्म का, ठीक है, हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था। और ख़ास बात ये थी, जैसे मैंने आपको बताया कि राजा राम मोहन राय जो थे वो आधुनिक विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। तो ये जो समाज है ये भी आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से बहुत प्रभावित था। ओके, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये कब बना, तो 1828 में इन्होंने जो है, राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नोट आउट कर लेना जो भी पॉइंट आपको नोट करने के लगे। 29 अप्रैल 2016 CBT 1 का क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया? रामकृष्ण मिशन का गठन किसने किया? सभी लोगों आंसर करो इसको। बताओ भाई किसने किया? इसका देखो ये है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन का गठन किया था स्वामी विवेकानंद ने। ओके, स्वामी विवेकानंद ने किया था 1897 में। नोट कर लो ये पॉइंट, 1897 में ये किया। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि जो रामकृष्ण मिशन है वो कलकत्ता के वेल्लूर जो है, वेल्लूर एंड अल्मोड़ा, अल्मोड़ा कलकत्ता का जो वेल्लूर है, कलकत्ता का वेल्लूर और अल्मोड़ा का मायावती, ये मायावती जगह का नाम है, इस पर इसका मुख्यालय है। तो बेसिकली आपसे अगर ये पूछा जाए कि इसका जो मुख्यालय कहाँ रखा गया, तो वो था वेल्लूर में और मायावती में। वेल्लूर कर्नाटका में है, वो सॉरी कलकत्ता में है, और मायावती जो है वो अल्मोड़ा में है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और इसमें क्या चीज़ थी, रामकृष्ण मिशन जो था वो पाश्चात्य और आधुनिक, आधुनिक और पश्चिमी जो दोनों सभ्यताओं को साथ साथ लेके चलने वाला जो था मिशन था। मतलब एक एक समाज, एक आप कह लो नींव थी जो दो महान शक्तियों को एक साथ लेकर चलने की विशेषता रखती है। ठीक है, विशेषता रखती थी। 1897 में इसका क्या हुआ, स्थापना हुई स्वामी विवेकानंद द्वारा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें 27 अप्रैल 2016 CBT 1 का क्वेश्चन है, बेलूर मठ कहाँ स्थित है? देखो अब यही क्वेश्चन आपका आ गया, सेम क्वेश्चन आपके थोड़ा सा घूम कर आ गया है।
मैंने इसलिए आपको बताया कि कलकत्ता में जो है वेलूर मठ है, वेलूर जगह पर इसका मुख्यालय है। दूसरा आपको मैंने बताया कहाँ, अल्मोड़ा में मायावती जगह पर मुख्यालय इसका खोला गया था, किसका, रामकृष्ण मिशन का। अब यही क्वेश्चन आपके चेंज होकर आ गया है कि वेलूर मठ कहाँ स्थित है, तो आपको पता है कलकत्ता में, और आपको ये पता है कि भाई कलकत्ता जो है वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कलकत्ता कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। और ये बेलूर मठ है वो क्या है, रामकृष्ण मिशन का जो है मुख्यालय है। रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में इसकी स्थापना की, किसने की, स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। आपसे ये चीज़ पूछी है तो डेफिनेटली आप आंसर कर पाओ। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आंसर करो। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। 28 अप्रैल 2016 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 शिफ्ट 1 प्रतिनिधित्व किसने किया। बहुत लोग आंसर कर पाएंगे डेफिनेटली, बहुत बढ़िया आंसर कर पाओगे आप सभी लोग। स्वामी विवेकानंद, जिसमें उन्होंने भाइयों और बहनों कह के संबोधित किया था, और उसकी वजह से काफ़ी तालियां जो हैं, ये आपने किस्सा सुना होगा। तो इसका आंसर क्या है, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो भाई करो इसको। आरआरबी एनटीपीसी 30 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन, निम्न में से किसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया, जैसे मूर्ति पूजा है, जन्म से जाति, पशु बलि, वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध। तो किसने इसके अगेंस्ट प्रचार किया। सभी लोग आंसर किया करो। इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। और इनके बारे में आप इम्पोर्टेंट चीज़ नोट कर लो। पहली बात तो ये कि 1875 में तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस संदर्भ में एक आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज, अगर आपसे पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल जो नाम था वो था, मूल नाम ही मूल शंकर था, मूल नाम ही मूल शंकर था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आर्य समाज है तो ये जो जिस धर्म पर आधारित था वो था वैदिक धर्म, वैदिक धर्म। तो वैदिक धर्म के संदर्भ में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका था वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करना। इसके साथ एक नारा है, वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर चलो। ये किसने दिया, ये दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो आपसे कई बार पूछा जाएगा इसमें क्वेश्चन कि वेदों की ओर चलो जो है वो नारा किसने दिया, तो वो दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और ये खुद मानते थे कि जो वेद हैं वही हमारे सार हैं, वही ईश्वर का रूप है, और जो है ईश्वरीय ज्ञान वही है, यानी वेदों से ही हमें ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो सकता है, और यही ये ईश्वरीय ज्ञान मानते थे। बात समझ में आई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अठारह में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई। 19 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3 सीबीटी 1। आंसर करो सभी लोग, किसके द्वारा की गई। आंसर करो भाई, सभी लोग आंसर करो। इसका आंसर है विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक। इम्पॉर्टेंट बात नोट कर लो, देखो ये स्थापना हुई इसकी 1884 में, लेकिन इसको जो है प्रारंभ कर दिया था 1880 में। 1884 में पर्टिकुलर मतलब औपचारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से इसको आगे कर दिया गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपका ये ऑलरेडी दे रखा है। इसका मतलब 1884 क्या करोगे आप, नोट आउट कर लेना है इसको कि इसकी स्थापना कब हुई, 1884 में। कहाँ हुई, पुणे में। ठीक है,
किसने की? विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर और बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, तो ये बात आप नोट कर लेना जितनी इसमें ऑलरेडी दे रखी है। 19 अप्रैल 2016 को ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। निम्न में से एक सामाजिक सिद्धांत क्या है जो यह समझाने का प्रयास करता है कि क्यों समाज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के बीच संबंधों पर ध्यान केंद्रित कर कार्य करता है कि समाज का निर्माण हो? इसका आंसर है भाई संरचनात्मक व्यवहारिकता। संरचनात्मक व्यवहारिकता जो ये बताता है कि समाज का निर्माण हो, ठीक है, और उसके संबंधों पर क्या करता है? ध्यान केंद्रित करता है। इसमें ज़्यादा डिटेल चीज़ आपको नहीं मिलेगी। 18 अप्रैल 2016 को पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो, आंसर करो सभी लोग। 18 अप्रैल 2016 को ही किस शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन? आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करता है जहां पिछड़ी जातियों को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। अब ऐसे क्वेश्चन आपको कहाँ किसी बुक में मिलेंगे? ये क्वेश्चन तो भाई प्रीवियस ईयर पेपर में ही हो सकते हैं और नहीं हो सकते। आपको अगर पहले से नॉलेज हो इन क्वेश्चन की तभी आप कर सकते हो, अदरवाइज आपको किसी बुक में नहीं मिलते ये क्वेश्चन, किसी बुक में नहीं मिलते आपको क्वेश्चन। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ये किसने की थी इसकी शुरुआत? ईवी रामास्वामी। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो इस क्वेश्चन को। ये आगे भी आपको सेम क्वेश्चन दिखेगा, इसका थोड़ा सा चेंज होकर सेम क्वेश्चन दिखेगा। इसका आंसर क्या है? ईवी रामास्वामी। और खास बात यह है ईवी रामास्वामी का, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ईवी रामास्वामी का जन्म कब हुआ, हालांकि इतना पूछता नहीं है डिटेल में, लेकिन क्योंकि ये जो है विवेकानंद के टाइम पर इनका जन्म हुआ था तो हो सकता है ये इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ये 1879 में इनका जन्म हुआ। और ख़ास बात ये थी कि 1923 में, यानी लगभग 40 साल बाद 1923 में वाइकोम एक मंदिर है, वाइकोम मंदिर है जहाँ पे हरिजनों के प्रवेश के लिए, जहाँ हरिजन प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए आंदोलन चलाया गया था, आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था। वाइकोम एक मंदिर था जिसमें 1923 में ये आंदोलन चलाया गया था, जिसमें हरिजन का प्रवेश जो था वो वर्जित था। ठीक है जी, और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लो, द्रविड़ आंदोलन। द्रविड़ आंदोलन जो था वो भी ईवी रामास्वामी द्वारा चलाया गया था। तो ये बात आप ध्यान रखना। और खासकर ये कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो मंदिर है वाइकोम मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है और कब चलाया गया ये आंदोलन? 1923 में, आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें चलो भाई, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? 18 अप्रैल का ही 2016 में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, CBT 1। सभी लोग आंसर करो इसको भाई, नोट कर लेना, ये आपके दिमाग में नहीं रहेगा। मतलब कि जो भी मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कहीं ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग में रह जाए, और अगर रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहेगा तो आप नोट कर लो। एग्ज़ाम में आपसे मिस हो गया और आप सोचो यार शिट मैंने पढ़ा वहाँ सेशन में लेकिन दिमाग से स्लिप हो गया, तो ऐसा ना हो। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? वो दी आपके महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने दी थी। और ये जो थे क्या कहते हैं, गांधी जी जो थे, चंपारण सत्याग्रह जो चल रहा था, चंपारण सत्याग्रह, तो इस चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? इनको महात्मा की उपाधि दे दी। रविंद्रनाथ टैगोर में आपसे अगला क्वेश्चन हो सकता है ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी में महात्मा की उपाधि जो है वो किसके द्वारा दी गई? रविंद्रनाथ टैगोर के। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई किस दौरान दी गई, तो चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, उस दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा गांधी की उपाधि दी। ओके, और इन्होंने किसकी उपाधि दी? इनको गुरुदेव की। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आंसर करो सभी लोग इसका। 29 अप्रैल 2016 CBT 1 का क्वेश्चन है ये। किस व्यक्ति ने को सामान्यतः गुरुदेव के नाम से जाना जाता है? बताओ क्या हो रहा है? क्वेश्चन सेम है, शिफ्ट बदल रही है, क्वेश्चन सेम हो रहा है, शिफ्ट बदल रही है, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन सेम है।
अब किसको नहीं पता होगा ये चीज़? अगर नहीं भी पता हो तो एक आध क्वेश्चन देख के उसको ये भी पता लग जाएगा कि ये जो है किसके लिए है। बात समझ में आ रही है कि ये किसके लिए है? चलो भाई, इसका आंसर क्या है आप सभी को पता है डेफिनेटली। आंसर किया करो भाई। फिर भी रविंद्रनाथ टैगोर। देख रहे हो आप सभी लोग यार, इतने, पहली बात तो इतने कम लोग देख रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हो। इस वीडियो को आप लाइक करके जितना हो सकता है 2-4 सेकंड में आप शेयर कर दो और आंसर किया करो सभी लोग। मैं अगेन बता रहा हूँ, जो सीरियस बच्चे होंगे उनको अलग से मैं अलग बेनिफिट प्रोवाइड करूँगा, उनको अलग से उनको गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। तो आप जो है ना थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। आपकी जॉब, ये 35,000 वैकेंसी काफ़ी हैं, इनफ होती हैं आपको जॉब लेने के लिए। किसी व्यक्ति को सामंत गुरुदेव की उपाधि से जाना जाता है तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर। खास बात इंपॉर्टेंट, इनके साथ एक नोट कर लो इसमें स्टार मार्क करके कि गीतांजलि जो है, गीतांजलि जो पुस्तक है गीतांजलि, तो वो किसने लिखी है? वो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर में, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, 1930 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, इकलौते भारतीय समझ लो आप। और गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था इनको। ओके चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आंसर करो सभी लोग। 27 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन, CBT 1 का। वह कौन जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। अगर आपको ये लास्ट लाइन नहीं दी होती तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता, मतलब आपसे। लेकिन कोकिला देने के बाद मोस्ट ऑफ बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे। सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें कि देखो ये जो है इनका जो बर्थ ईयर है वो भी 1879 है, ठीक है। तो हो सकता है ये आपसे पूछा जाए। और ख़ास बात ये है कि 1925 में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, 1925 में जो INC का अधिवेशन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये प्रथम भारतीय महिला रहीं INC की अध्यक्ष के रूप में। प्रथम भारतीय महिला रहीं। आपसे पूछा जा सकता है प्रथम भारतीय महिला INC की अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू, 1925 में। और ये अधिवेशन कहाँ हुआ? ये अधिवेशन हुआ कानपुर में, ठीक है। ये कानपुर में हुआ। इसके साथ इनको कहते हैं भारत की कोकिला। ओके चलो चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो भाई, 16 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन, RRB NTPC। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? फटाफट से आंसर करो सभी लोग, ऐसे मूक दर्शक बन के ना देखा करो। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? देखो भाई, ये इसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान। और इसमें इम्पॉर्टेंट बात आप इसमें नोट कर लो कि 1987 में इनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके चलो भाई, इसको एक खास बात, इनको सीमांत गांधी भी बोल सकते हो आप। यहाँ पर नोट कर लो ये बात कि फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, इनको ये भी बोल सकते हो सीमांत गांधी। अगर आपसे सीमांत गांधी पूछा जाए तो उसको भी आप आंसर क्या करोगे कि उनका नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। उनको भी सीमांत गांधी भी बोला जाता था। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आंसर करो। 6 अप्रैल 2016 RRB NTPC किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से भी जानते थे? बादशाह खान, बादशाह खान के नाम से किस व्यक्ति को जानते थे? मैं एक साथ सभी नाम बता दूंगा, ऐसा करता हूँ क्योंकि ये जो नाम है आपको हो सकता है पूछे जाएं, क्योंकि दो तो यही आ चुके हैं, इससे पहले भी आया है। क्या है आंसर इसका? अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इनके नाम सारे नोट कर लो आप। पहला तो इम्पोर्टेंट है सीमांत गांधी, जो मैंने आपको इससे पहले बताया, सीमांत गांधी।
दूसरा ये फ्रंटियर गांधी, तीसरा ये आपको दिया है बादशाह खान, ठीक है। चौथा आप नाम नोट कर लो, फर्क ए अफगान, अफगान, फर्क ए अफगान, ठीक है। तो ये नाम है इनके। तो ये आपसे हो सकता है पूछा जाए कि अगली बार ये पूछा जाए फर्क ए अफगान जो है वो कौन है, किसके नाम से जाना जाता है उनको। तो अब्दुल गफ्फार खान का नाम है। उनको 4 उपाधि दी, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, फर्क ए अफगान या बादशाह खान, ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बेहतरीन तरीके से सॉल्व करो। 18 जनवरी 2017 CBT 2 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 आई थिंक, शिफ्ट 2, ओके। शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प किसे कहते हैं। सभी को पता होगा वैसे, ये मोस्ट ऑफ बच्चों को पता रहता है ये क्वेश्चन। आंसर करो भाई, सभी लोग आंसर करो। लेडी विद द लैम्प, दीपक वाली महिला। क्या आंसर है इसका? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल है। और इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आधुनिक नर्सिंग आंदोलन था, आधुनिक नर्सिंग आंदोलन, उसका जनक मानते थे इनको। आधुनिक नर्सिंग आंदोलन, ओके, इसका जनक मानते हैं, ठीक है। द लेडी विद द लैम्प। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 31 मार्च 2016 CBT 1 का क्वेश्चन। चलो भाई सॉल्व करो, आंसर करो सभी लोग, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर करना। ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसने कहे? लाइफ एज इफ़ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ़ यू वर टू लिव फॉर एवर। किसने कहा ये बात? ये कहा था महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये कहा था महात्मा गांधी ने। नोट आउट कर लेना। कुछ वर्ड जो बड़े लोग कह देते हैं वो वर्ड क्या होते हैं, हमारे पेपर में आने लग जाते हैं। चलो भाई सब लोग नोट आउट करना है, छोटे छोटे पॉइंट में इसको नोट आउट कर लिया करो। जिससे क्या होगा कि आपको वो चीज़ें क्या है एग्ज़ाम में याद रखनी है बस, बाकी आपको ज़िंदगी भर याद नहीं रखनी है। सहिष्णुता के अभ्यास में उसका दुश्मन ही उसका सबसे अच्छा शिक्षक है। इन प्रैक्टिसेस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज द बेस्ट टीचर, आई थिंक। 3 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन CBT 1 का। बताओ भाई क्या आंसर करोगे इसका? दलाई लामा, ठीक है। ये तिब्बती धर्मगुरु हैं, तिब्बती धर्मगुरु हैं। और इनको दलाई लामा को किसी भी देश में जाने की अनुमति है। इनको कोई पासपोर्ट वीज़ा वगैरह नहीं लगता, इनको हर देश में जाने की अनुमति है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन बोल सकते हैं इसको, कॉस्मोपॉलिटन, वो वर्ड है कॉस्मोपॉलिटन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत बड़ी बात है कि कोई देश आपके जो है रोक टोक नहीं कर सकता। इनके केस में सब देशों ने जो है, सभी देशों ने इनको अलाउ कर रखा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तिब्बती धर्मगुरु हैं ये। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? बताओ भाई, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन हैं? तो वो हैं पिंडमारी वेंकट सुब्बाराव, ठीक है, पिंडमारी वेंकट सुब्बाराव। और ख़ास बात यह है कि ये जो भाषा है, जिस भाषा में इन्होंने रचा था वो थी तेलुगु भाषा में इन्होंने रचा 1962 में। और ये जो है सार्वजनिक जो स्थान हैं उन पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस प्रतिज्ञा को जो है उच्चारित किया जाता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें ये पॉइंट नोट कर लेना क्योंकि ये जो है आपको बहुत कम मिलेगा जो आपकी बुक्स हैं उनमें। तो ये पॉइंट जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए क्या पता।
और देखने को मिलता ही है। वो टाइम चालू नहीं हुआ है। चलो भाई करो, इसका आंसर करो। निम्न में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म और पवित्र पुस्तका की कौन सी जोड़ी गलत है? ये जाने वाले हैं, ये लाने वाले नहीं हैं, जाने वाले हैं। ठीक है। अनुसरण किए जाने वाले धर्म व पवित्र पुस्तका की जोड़ी कौन सी गलत है या असंगत बोल सकते हो आप? हाँ भाई, क्या आंसर है इसका? देखो, इस्लाम जो धर्म है उसमें कुरान होती है, सबको पता है। हिंदू धर्म में गीता, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब संबंधित है, ईसाई धर्म बाइबल से, लेकिन जैन धर्म उपनिषद से संबंधित नहीं है। ठीक है। और लेकिन ये संबंधित किससे है? ये जो है आपके उपनिषद जो हैं वो आपके संबंधित हैं वैदिक धर्म से। वैदिक धर्म से मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में जो है अवधारणा किसकी है? त्रिरत्न की। त्रिरत्न की अवधारणा जो है वो जैन धर्म में कौन कौन से त्रिरत्न होते हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, 3 होते हैं। ठीक है। 3 रत्न जो है आपके बौद्ध धर्म में भी होते हैं, लेकिन जब अवधारणा की बात की जाएगी तो वो आएगा जैन धर्म में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? मनुस्मृति का, ओहो टाइम जो है इस बार भी रह गया। 29 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? 29 अप्रैल 2016 CBT 1 का क्वेश्चन है। मनुस्मृति का मतलब क्या है? मनुस्मृति, इसी से वैसे याद हो जाएगा आपको। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? देखो, मनुस्मृति, मनु की स्मृति यानी कि भूलोगे नहीं, जॉर्ज बुलर। और इन्होंने 1-2 बार अनुवाद नहीं किया है, इन्होंने काफ़ी बार अनुवाद किया है। ठीक है। और फाइनली जो है अंग्रेजी का अनुवाद जो है इन्होंने भी किया है और काफ़ी लोगों ने भी किया है। तो जॉर्ज बुलर का फाइनली इन्होंने जो है सभी लोगों ने मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो सर्वोत्तम माना है। तो हम जब भी मनुस्मृति के अंग्रेजी अनुवाद की बात करेंगे तो हम बात करेंगे जॉर्ज बुलर में। इसके अलावा वैसे और भी लोग हैं, लेकिन उनकी हम इसमें काउंटिंग नहीं करेंगे, केवल जॉर्ज बुलर को है इसका क्रेडिट देंगे क्योंकि सर्वोत्तम जो है अनुवाद वो इन्होंने ही किया है। ठीक है। चलो भाई आंसर करो सभी लोग। 22 फरवरी 2017 का क्वेश्चन होगा ये। ठीक है। CBT 2 का क्वेश्चन होगा 2017। हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज्य के लेखक कौन थे? सभी लोग आंसर करो भाई, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वो हिंद स्वराज्य के लेखक थे और इसकी रचना इन्होंने की थी 1909 में, 1909 में की थी। जब ये इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे यात्रा पर, तो पानी की जहाज़ पर, तो तब उस दौरान की थी इन्होंने रचना। और ख़ास बात ये, इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये जो रचना है ये सर्वप्रथम इंडियन ओपिनियन, ये जो समाचार पत्र के आप प्रकाशक जो भी बोल दो आप, इसमें प्रकाशित हुई थी इंडियन ओपिनियन। ठीक है। 1909 में हिंदू स्वराज की महात्मा गांधी ने। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो 22 अप्रैल 2016 CBT 1 का क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्न में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? बताओ भाई, बताओ भाई, किसकी स्थापना भारत में की गई? किसकी स्थापना भारत में की गई? बताओ सभी लोग, सभी लोग आंसर करो भाई, ऐसे नहीं चलेगा यार, गलत बात है ये। देखो इसका आंसर क्या है, हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्था। ये जो है इसकी स्थापना हुई थी दिल्ली का जो है फिरोज शाह कोटला मैदान, उसमें दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई। और कब हुई? 1928 में हुई।
और किसके नेतृत्व में हुई? चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसकी जो है, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप नोट कर लेना। और इसका उद्देश्य क्या था वो भी नोट करना। इसका उद्देश्य था कि एक समाजवादी गणतंत्र राज्य बनाना। समाजवादी गणतंत्र राज्य बनाना। उद्देश्य तो इसके स्थापना के नाम से ही घटित है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर निम्न में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है, 26 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है CBT 1 का। तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई। करो, आंसर करो। और CBT 1 CBT 2 देख के मत करना, क्योंकि बात यह है CBT 1 में कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो CBT 2 में आ जाएंगे। CBT अभी जो हो रहा है, अभी जो होगा आपका, उसमें भी कई क्वेश्चन आपको नेक्स्ट CBT 2 में मिलेंगे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे एग्जाम के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद थे जिनको फांसी पर नहीं चढ़ाया गया था क्योंकि इन्होंने खुद को गोली मार ली। एक गोली बची थी, तो ये अंग्रेज़ों के अरेस्ट नहीं होना चाहते थे, तो इन्होंने जो थे गोली मार ली अपने आप को। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, तीनों को एक साथ फांसी दी गई। फांसी देने के बाद भी इनको जो फांसी देने के बाद इनको छोटे छोटे पीसेस में काट दिया गया था, और काटने के बाद इनको दफना दिया गया। जिसके बाद काफ़ी जो लोग थे वो जमा हो गए। उसके बाद उनके कुछ टुकड़े जो थे उनको मिले। इस तरह से काफ़ी जो अंग्रेज़ों ने दयानीपूर्ण कदम, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, तो काफ़ी ये भयानक था, जो भी था भयानक था। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सब कहानियाँ आपको जो है काफ़ी प्रेरित करती हैं चीज़ें। अगर आप अच्छे से पढ़ते हो किसी हिस्ट्री को, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, सीखने को मिलती हैं, और पता लगता है कि कितनी क्रूरल्टी थी शुरुआत में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? 31 मार्च 2016 का क्वेश्चन है। करो भाई CBT 1 का। भगत सिंह द्वारा की गई थी। और ये किसका एक रूप था? ये था हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का एक नया रूप था। ठीक है, इसका मेन था कि अब अंग्रेजों जो है जो अहिंसा से नहीं सुनने वाले। इनका मेन मकसद ये था कि सोशलिस्ट जो स्थापना की गई, इसका मेन मकसद ये था कि जो अंग्रेज हैं अब वो अहिंसा से नहीं सुनने वाले, अब उनको हिंसा की ही नीड है। ठीक है, तो इनको हिंसा की नीड है, इस वजह से जो है भगत सिंह ने इसकी स्थापना की। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें सभी लोग जोड़ो एक दूसरे को यार, आप जो ग्रुप में शेयर कर दिया करो इसको। और लाइक कर दो सेशन को, जो लोग नए जुड़ रहे हैं। पेन पेपर लेके बैठना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिलेंगी। एग्ज़ाम में वो कहीं ना कहीं घूम कर पूछी जाए तो आप आंसर करो। ठीक है, इसलिए आंसर करो जितना हो सकता है। पहले अपनी तरफ से देखो कि आपको कितना आता है। भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी? बताओ भाई। टाइम अप। ओके, अब इसका आंसर है, देखो पहली बात तो ये कि भगत सिंह और जो साथियों ने ये बदला लेने के लिए जो हत्या की, वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का पहला कदम था, जिसने ये कहा कि हिंसा जो है जिसकी वजह से ही अंग्रेज़ों को सुना जाएगा, और वो अब अहिंसा से काम नहीं चलने वाला। तो उसके संदर्भ में इन्होंने क्या किया, मारने तो ये किसी और के गए थे, लेकिन गलती से ये जॉन सैंडर्स को मारा है। ठीक है, और इसका आंसर क्या है? लाला लाजपत राय की मौत। जब क्या हुआ था कि 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया, तो उसके संदर्भ में क्या हुआ कि लाला लाजपत राय इसका नेतृत्व कर रहे थे। एक मोर्चा संभाल रखा था उन्होंने, जिसमें ये कहा गया था ये वाइट मैन कमीशन है और इसमें कोई भी भारतीय नहीं है, तो इसका विरोध कर रहे थे। और लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने सर पे लाठी मारी, जिसकी वजह से उनकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। तो इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके साथियों ने
अहिंसा का मार्ग अपनाया और जॉन सैंडर्स की बम वगैरह फेंक के हत्या कर दी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करो भाई। 26 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन CBT 1। निम्न में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चिट्टगांव शस्त्रागार छापा में भाग लिया? ये रूप है। करो भाई, आंसर करो सभी लोग। आंसर करो भाई, आंसर करो। देखो इसका आंसर है प्रीतिलता वाडेकर। प्रीतिलता वाडेकर, इसको नोट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर देखा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है तो हो सकता है ये आगे पूछा जाए और आप बच्चे जो है, देखो कल्पना चावला तो आप नहीं करके आओगे नो डाउट, लेकिन आप हो सकता है इन दोनों में से टिक कराओ। और स्वतंत्र आंदोलन में जो है कई बार जैसे इन छापा मार जो है शास्त्रागार वगैरह में छापे में जो भाग लिया है, इसमें दादा भाई नेहरू जी जो है वो एक सीधे साधे किस्म के आदमी थे, तो हो सकता है आप गणेश जी जोशी जी को टिक कर दो। लेकिन ध्यान रखना कुछ एक एलिमिनेशन से भी ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं, जो ऑप्शन वही लिए हैं जो आपके एग्जाम में आए थे। इसका आंसर क्या है? प्रीतिलता वाडेकर। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें देखने के लिए नहीं है, तो आप इसको यहीं तक पढ़ लो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं आपके एलिमिनेशन से हो जाती हैं, तो ध्यान रखना ऑप्शन को देखा करो एक बार, अगर कोई क्वेश्चन अटक जाए पहली बात ऑप्शन से देखो, अगर नहीं बैठ रहा है तो बात अलग है। 7 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? सभी लोग आंसर करो यार, बहुत कम लोग देख रहे हैं। पहली बात तो आप लोग शेयर नहीं करते हो यार, शेयर करो वीडियो को और लाइक कर दो यार। आप लोग ये चैट बॉक्स में आंसर किया करो सभी के सभी लोग। कुछ लोग आंसर कर रहे थे, आंसर करो इसको चैट बॉक्स में। और आपको मेन जॉब लेनी है, मेरी बात समझो, क्योंकि 100 क्वेश्चन में आपको 60 क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग के मिलने वाले हैं, 40 क्वेश्चन आपको जीके के मिलने वाले हैं। अब आपको क्या लगता है इन 40 क्वेश्चन को आप कवर कर लोगे या इन्हीं से आप जंग जीत लोगे? नहीं, ये 60 तो आपको करने। हाईएस्ट कट ऑफ कितनी जाती है यूआर की पता है आपको? 82 जाती है आउट ऑफ 100। ये बात ध्यान रखना, इतनी कट ऑफ गई थी। मेरे लास्ट टाइम 85 नंबर थे और कट ऑफ आई थिंक 79-77 थी। ठीक है, तो ये CBT 1 की बता रहा हूँ मैं, मेरे को अच्छे से याद नहीं, लेकिन CBT 1 उसके बाद CBT 2, मेन CBT 2 होता है, ये आपका क्वालिफाइंग है। तो आपको स्कोर करने के लिए जीके की भी आवश्यकता है, और जीके जो है उसका मेन सोर्स ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं। तो ये कमला किसने लिखा था? अब आंसर आप लोग यार कर नहीं रहे हो, ये गलत। एक तो पहली बात तो बहुत गलत बात है, आप तो ना तो शेयर करते हो और ना ही आप वो करते हो। VD सावरकर इसका आंसर है। और ये जब लिखा था, ये अंडमान जेल में जो थे कैदी के रूप में थे, अंडमान जेल में कैदी के रूप में थे, और इन्होंने जेल की दीवारों पर ही महाकाव्य कमला लिख दिया था। ठीक है, अंडमान जेल में कैदी के रूप में थे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आंसर करो सभी लोग। 31 मार्च 2016 का क्वेश्चन, बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बल पाल के रूप में जाने जाते हैं, अन्य 2 कौन से थे? अन्य 2 कौन से थे बताओ भाई। ये नेता जो थे वो गरम दल के थे। पहली बात तो लाल बाल पाल जो है गरम दल के नेता थे। 1906 में एक कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था कि विभाजन हो गया था नरम और गरम दल के बीच में। तो गरम दल में तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, और तीसरा कौन था एक तो मैंने बता दिया आपको, लाला लाजपत राय, बाल से क्या बिपिन चंद्र पाल, पाल से, और बाल से बाल गंगाधर तिलक। तो लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी। और जो मैंने आपको बताया वो भी नोट कर लेना। 1906 जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें 2 टुकड़े हो गए थे। गरम में तो ये आए थे गरम दल में लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और नरम दल था जो बाकी लोगों से बना हुआ था। नरम दल मतलब कि जो एग्रेसिव नहीं था, जो इनको हो रहा है होने दो, ये चीज़ थी। तो गरम दल अलग हो गया, नरम दल अलग हो गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आंसर करो सभी लोग। 18 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन, CBT 1 का, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ? कहाँ हुआ भाई?
उनकी समाधि कहाँ स्थित है? रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछ ली जाए रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है तो आपको वो पता होना चाहिए। जहाँ देहांत हुआ उनकी समाधि वहीं है। आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर में उनकी समाधि स्थित है और इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में, ठीक है। तो ग्वालियर में जो है इनकी समाधि है और यहीं पर इनकी डेथ हुई थी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आंसर करो 3 मई 2016 आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 1 का क्वेश्चन। निम्न में से किसका नाम भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है? किसका नाम स्वतंत्रता पहला जो संग्राम था उससे संबंधित नहीं है? बहादुर शाह जफर, उपासनी महाराज, तात्या टोपे। सभी लोग आंसर करो। अशफाक उल्ला खां। अशफाक उल्ला खां जो थे, देखो पहली बात तो ये तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे और उपासनी महाराज, ये तीनों जो थे वो 1857 की पहली जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1857 में हुआ और उससे संबंधित थे। ये सभी सभी ने पार्ट लिया था, अंग्रेजों के विरुद्ध थे। लेकिन जो अशफाक उल्ला खां थे वो काकोरी जो कांड आपने सुना है जिसमें ट्रेन को लूटा गया, काकोरी जो कांड था उसमें शामिल थे। और ख़ास बात ये थी कि ये पहले मुसलमान थे, इनको फांसी दी गई थी और बहुत कम उम्र के थे, यानी 27 साल के थे, 27 वर्ष में थे। और 1927 में ये काकोरी कांड हुआ। तो आपसे पूछा जाए काकोरी कांड कब हुआ? 1927 में हुआ। और किसको फांसी दी गई? मुसलमान में ऐसा पूछा जाए, मुस्लिम में किसको फांसी दी गई थी? ये कई बार पूछा भी गया है कि किसको दी गई? अशफाक उल्ला खां को दी गई 27 उम्र में। और ये क्रांतिकारी देशभक्त थे। ओके चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं। आंसर करो सभी लोग, शेयर कर दिया करो वीडियो को। नए लोग जो जुड़े हैं वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करो भाई। 22 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन सीबीटी 1 का। निम्न में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? कौन सा नहीं था? बताओ भाई आंसर करो। अभी ये क्वेश्चन कहाँ मिलने हैं आपको यार? आपको किस बुक में मिलने हैं? प्रीवियस ईयर पेपर के अलावा कहीं नहीं मिलने। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नक्सलवाड़ी विद्रोह। नक्सलवाड़ी विद्रोह। अब नक्सलवाड़ी विद्रोह क्या है? नक्सलवाड़ी विद्रोह किसानों की तरफ से हुआ था और ये किसान की जो किसान विरोधी नीतियाँ थी उनके संदर्भ में था। इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो फ़कीर और सन्यासी विद्रोह है ये कब हुआ, तो ये 1763 में हुआ था और ये बहुत लंबा चला, 1800 तक चला था, लगभग 40 साल। इसके साथ ये आपसे संथाल विद्रोह पूछा जाए तो ये चला था 1855 के समथिंग में। इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो है इंडिगो विद्रोह है, इसको बोल सकते हो आप चंपारण के नाम से भी बोल सकते हो, और 1917 में ये लगभग हुआ, ठीक है। लेकिन जो नक्सली विद्रोह है ये हुआ था आपके 1967 में आज़ादी के बाद। तो तब तक तो जो है अंग्रेज चले गए थे। तो ये जो है आपके किसानों की जो नीतियाँ थी उसके विरोध में विद्रोह था, जिसमें किसान विरोधी नीतियाँ अपनाई गई थी, जो कि अभी चल रहा है जो अभी चल रहा है, जिसमें पंजाब हरियाणा के किसान जो हैं जो एक मांग कर रहे हैं, तो वो उसी प्रकार का ये विद्रोह था। 1967 में हुआ, अंग्रेज टाइम पे थे नहीं। तो आप इसका आंसर कर सकते हो अगर आपको ये पता है कि ये किस ईयर में हुआ। बात समझ में आ रही है? और ये नक्सलवाड़ी क्या है? ये गाँव है जहाँ से विद्रोह स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पश्चिम बंगाल में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करो सभी लोग। 27 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन, सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? आंसर करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस पे जो नियम कानून बनाए गए थे सब कम्प्लीटली उसको एक कोड नाम दिया गया था, वही कोड नाम जो है जनक के नाम पर था। सभी लोग आंसर किया करो। पहली बात तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो यार। जो लोग ये देख रहे हैं सिर्फ और अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ है मामला।
और आप लोगों को अटेंड करना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन जो है आपको अगर नहीं पता होंगे तो पेपर में क्या करके आओगे आप। इसका आंसर क्या है, देखो सिविल सेवा यानी सिविल में क्या आता है, पुलिस, पुलिस का मतलब कारण वालिस, ठीक है। इसका आंसर क्या टिक करोगे, कारण वालिस। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या है कि जो नियम कानून के कोड बनाए उसको नाम दे दिया कारण वालिस कोड, कारण वालिस कोड, ठीक है। बाद में ये सिविल सेवा का जो है के रूप में चलन हो गया है इसका, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है दोबारा पूछा जाए। चलो भाई करो, इसको करो। 29 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक। अब देखो इसमें पहले पूछा गया था आपसे कि भारत में सिविल सेवा का जनक, और यहाँ बोल रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का जनक। हालांकि इसका आंसर कर पाओगे अगर आपको ये पता है कि जो ट्रेनिंग है वो कहाँ होती है। करो भाई, इसका आंसर करो। देखो मुख्यतः कौन कौन सी सेवा होती है, एक तो होती है आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरी होती है आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है। तीसरी होती है आईएफएस, ये होती है वन सेवा, भारतीय वन सेवा, ठीक है। तो इसके जनक कौन है, वल्लभ भाई पटेल। ओके चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो आंसर। आरआरबी एनटीपीसी 24 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है, पहला एंग्लो वर्मी युद्ध कब हुआ। पहला एंग्लो वर्मी युद्ध कब हुआ। बताओ भाई। आंसर करो सभी लोग, आंसर करो। पहला एंग्लो वर्मी युद्ध कब हुआ, 1824 से लेके 1826। ओके 1826, और इस टाइम पे आपके वाइस रहे थे लॉर्ड, लॉर्ड, वही लॉर्ड लिखना है इसमें, 1 सेकेंड, लॉर्ड एम हर्स्ट। एम हर्स्ट जो थे वो वाइस राय थे। और इसके साथ इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो ब्रिटिश सेना थी इसने वर्मा को देखो वर्मा, एंग्लो वर्मा, एंग्लो मतलब अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश, और वर्मी मतलब वर्मा, तो वर्मा की जो सेना थी उसको पराजित कर दिया था और एक संधि की थी 1826 में। इसी दौरान 1826 यानी कि अंतिम वर्ष में, वो संधि नामित है यानबोक से, यानबोक की संधि, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ये संधि जो थी किस किस के बीच में हुई, अंग्रेज और वर्मा की सेना के बीच में हुई, तो 1826 में हुई, इसका नाम दिया है यानबो की संधि, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर करो सभी लोग। 18 जनवरी 2017 का क्वेश्चन, बंगाल सती अधिनियम 1829 किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया। उस टाइम गवर्नर जनरल की जो ईयरली इनकम होती थी वो 1 लाख चांदी के सिक्के होती थी, 1 लाख चांदी के सिक्के, समझ रहे हो, 1800 के दौरान। और उसको पे कौन करता था, भारत पे करता था उसको, अंग्रेजों को तो क्या ही पे करना था, भारत से लेके भारत को ही पे कर देते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, लॉर्ड विलियम वेटिंग, लॉर्ड विलियम वेटिंग। 1829 में हुई थी, ये बात ध्यान रखना, 1829 में हुई। बंगाल सती अधिनियम जो है लागू किया किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें सती प्रथा तो अवैध थी, ओके, तो इस संदर्भ में इन्होंने काफ़ी जो है काम किया। देखो ये कुछ ऐसे लॉर्ड भी हुए जिन्होंने काफ़ी चीज़ें की और भारत के हित में की, लेकिन ऐसे बहुत कम थे। माउंटबेटन थे जिन्होंने फाइनल में जो भारत का जो है डिवाइड कर दिया, भारत को दो में, लेकिन आज़ाद भी कर दिया। और इस आज़ादी की इनको सज़ा ये मिली कि जब ये पहुँचे अपने घर पे तो इनको जो है बॉम्ब से उड़ा दिया गया। तो कुछ ठीक भी था, कुछ लॉर्ड अच्छे भी थे, कुछ बुरे भी थे, और मैक्सिमम बुरे ही थे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने अपनाई, तो वो अपनाई थी, तो ये तो मैं आपको माउंटबेटन का बता रहा था, कहीं इसको आंसर मत समझ लेना आप। ये आंसर है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने ये नीति अपनाई थी, जिसमें इन्होंने क्या किया था कि
रियासतों को मिला दिया था। जैसे 1848 में मिला दिया सतारा को, उसके बाद 1849 में मिला दिया जैतपुर और संबलपुर को, उसके बाद 50 में मिला दिया था बागाहट को, उसके बाद 52 में मिला दिया था उदयपुर को, और 53 में मिला दिया था झांसी को, और 54 में मिला दिया था नागपुर को। तो ये जो इम्पोर्टेंट वाली है, ये वाली सतारा वाली, इसको याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। 1848 में मिला था सतारा को। तो आपसे पूछा जाएगा ये कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति में प्रथम जो राज्य है जिसको विलय कर दिया गया तो वो था सतारा। ठीक है, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी ने बनाई थी नीति। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर करो। 16 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन था ये। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष अधीन आ गया तो कौन सी ईयर की बात कर रहा है? कौन सी ईयर की बात कर रहा है? ये प्रत्यक्ष शासन है, ठीक है। तो ये पढ़ने में अजीब सा लगा। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1858। हुआ क्या? 1857 की क्रांति हुई, काफ़ी व्यापक रूप में हुई। तो उसके संदर्भ में जो महारानी विक्टोरिया थी, ठीक है, इसके जब दमन हो गया 1857 की क्रांति का, जब क्रांतिकारियों का दमन हो गया, तो 1858 में जो महारानी विक्टोरिया थी, ब्रिटिश की महारानी, वो भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने के लिए उसने एक घोषणा कर दी। उसने क्या किया कि हम भारत के राज को ब्रिटिश शासन के अंडर में ले रहे हैं। जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके थ्रू इन्होंने क्या किया कि भारत के राज को ब्रिटिश शासन के अंडर में लेने के लिए एक घोषणा पत्र जारी कर दिया 1858 में। उसका रीजन क्या था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी वजह से इन्होंने भारत को अपने अंडर में ले लिया। ओके, तो ये प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था 1858 में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये याद रहेगा कि 1857 की क्रांति के बाद ऐसी घटना घटी थी। चलो भाई आंसर करो। 3 मई 2016 का क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट चेम्सफोर्ड पुनः निर्मित होकर अध्ययन नियम के रूप में किस वर्ष आया? ये सुधार है, माउंट एवरेस्ट चेम्सफोर्ड सुधार। ये पूछा कब आया है, बताओ ये सुधार कब आया? और यहाँ से आपको पता लग रहा है कि भाई इसमें जो उस टाइम पे वॉइस रहे थे वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कब आया है? 1919 में आया ये, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी लोग आंसर करो यार। ये जो सेशन है ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड है, तो आपको ये एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे, हूबहू। आपको जो भी एडिशनल डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको हूबहू देखने को मिलेगी एग्जाम में। चलो भाई इसको करो। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ गलत है, मतलब कौन सी इसमें से तथ्य जो है सही नहीं है? इसका मेन पर्पस ये था 1919 में जो भारत सरकार अधिनियम आया कि जो भारतीय शासन है इसमें भारतीयों को बढ़ाया जाए, समझे, भारतीयों की जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जाए, तो इसके संदर्भ में था ये बेसिकली। और चलो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो अधिनियम की एक अलग प्रस्तावना थी, बहुत बढ़िया बात, ये सही है, ये बात गलत नहीं है। इस अधिनियम ने केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनीय बनाया, बहुत बढ़िया, ये बात भी सही है। इसके कारण लोक सेवा आयोग भारत में बना, ये बात भी सही है। लेकिन इसने क्या बोला है कि 1939 से 1919 से 1939 तक वर्ष अतिरिक्त नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। इसमें कोई वर्ष का जिक्र नहीं है कहीं पर भी, तो ये बात है, ये बात सही है कि ड्वेल शासन का अगर आपसे पूछा जाए कि ड्वेल शासन जो है वो किस अधिनियम के तहत हुआ, तो वो 1919 के तहत हुआ, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। इसमें क्या है कि ये इनका कहना था कि जो हम भारतीय जो शासन लगा रहे हैं, भारतीय शासन जो बना रहे हैं, उसमें भारतीयों की भागीदारी बहुत ज़रूरत है। बिना भारतीयों की भागीदारी के ये शासन करना इम्पॉसिबल है। तो भारतीय शासन में भारतीयों का होना बहुत आवश्यक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आंसर करो सभी लोग। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत का जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ?
टाइपिंग एरर काफ़ी है यहाँ पर, ये सीपिट नहीं है, स्थापित है, ठीक है, स्थापित। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत का जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ, ठीक है, अब सही हो गया। 22 अप्रैल 2017 का क्वेश्चन है CPT 1 का, इसको 16 का क्वेश्चन है ये बेसिकली, ठीक है। क्या आंसर है इसका? बंगाल। ओके, इसमें क्या था, देखो जूट तो था ही, जूट या फिर आप बोल सकते हो पटसन, जूट आप या फिर बोल सकते हो पटसन, पटसन जूट या गोल्डन फाइबर, आप जो भी बोलना चाहो वो बोल सकते हो। तो ये जो है पहली मिल स्थापित की गई थी बंगाल में, और ये आप पटसन की मिल, अगर आपसे आगे आए कि भाई पटसन की मिल कहाँ स्थापित की गई, तो पटसन की मिल भी आपके बंगाल में, और इसको गोल्डन फाइबर बोलना चाहो गोल्डन फाइबर। तो एग्ज़ाम में नाम का चेंज होके आने वाला जो है ना, वो तो पुराना किस्सा है, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखाए भी, तो नाम चेंज होकर आ रहे हैं कि इनका नाम अब्दुल गफ्फार खान का नाम जो था वो ये था, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया। तो ये चीज़ थोड़ी सी इस तरह से इंटरेस्टिंग है, इस क्वेश्चन में आपको जो है डेफिनेटली मिलेगा एग्जाम में कुछ ना कुछ इसका। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आंसर करो सभी लोग। 18 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन है, 1866 में ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया जो संघ था, उसकी स्थापना किसने की? उसकी स्थापना किसने की? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? संघ माने एसोसिएशन होता है, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ये की दादा भाई नौरोजी ने, और ये भी आपके इंडिया से बाहर हुई थी लंदन में, ठीक है, 1866 में। तो आपसे पूछा जाए कि भाई कब हुई, 1866 में आपको दे रखा है, अगर आपसे कब हुई पूछा जाए तो 1866 में हुई। कहाँ हुई? लंदन में हुई। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने की, ठीक है जी। ये ध्यान रखना, आपको कुछ क्वेश्चन में तो आपको ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको ये चीज़ ना दे और आपसे पूछ ले, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें आंसर करो सभी लोग। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया? और यही सेम क्वेश्चन आपसे इससे पहले वाले पूछा गया है। इवन ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी का एमआई का जो एग्ज़ाम है अभी हाल ही में हुआ है, एमआई में शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1905 में बंगाल के विभाजन के समय लॉर्ड कौन था, ये पूछा गया था। तो अब सेम क्वेश्चन 31 मार्च 2016 को शिफ्ट 1 में पूछा गया, CBT 1 में, आरआरबी एनटीपीसी में, जो आपके एएसएम पोस्ट के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। अब जो बच्चे प्रीवियस ईयर पेपर देख रहे हैं, मैं आपको कहता रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आपके दिमाग से लिप हो जाती हैं, इतनी सारी हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। तो सबसे बढ़िया बात है कि आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर कर लो। यहाँ से आपको ये भी पता लग गया कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लॉर्ड कर्जन जो है उनका शासन कब से कब तक था, तो 1905 तो था ही, तो जिस ऑप्शन में 1905 इंक्लूड होगा आप उसको आंसर कर दोगे। बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है अगला पूछा है कि ये जो बंगाल विभाजन का आदेश दिया इसको रद्द भी किया होगा, यानी बंगाल को ही अलग कर दो। तो ये रद्द हुआ था 1911 में, ठीक है, 1911 में रद्द हुआ दिल्ली में। तो दिल्ली में ही 1911 में दूसरे लॉर्ड द्वारा इसको रद्द कर दिया गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आप इसको नोट आउट कर लिया करो, क्योंकि आप देखोगे एग्ज़ाम में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जब आप सोचोगे कि यार ये कहाँ से आ रही हैं, किस बुक से आ रही हैं। इतना सब कुछ पढ़ा लेकिन ये बुक नहीं मिल रही इस तरह की कि ये जो क्वेश्चन है इसको कवर कर ले। आंसर करो सभी लोग। लास्ट क्वेश्चन है ये, 16 अप्रैल 2016 का क्वेश्चन। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई? स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? और ये भी आपके प्रीवियस जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है, प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। कब की गई? 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को की गई। देखो इसका कारण क्या था कि बंगाल जो विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन का जो आदेश दे दिया लॉर्ड कर्जन ने। अब इसके संदर्भ में हुआ क्या, ये बंगाल विभाजन का आदेश दिया था 19 जुलाई 1905 को, ठीक है, 19 जुलाई 1905 को। लेकिन क्या हुआ, इसके बाद देश में ये आग भड़की कि भाई हमें जो है अपने स्वदेशी जो है, स्वदेशी हमें स्वदेशी वस्तुओं का ही क्या करना चाहिए,
ग्रहण करना चाहिए, इस तरह का एक आंदोलन चला और वो आपके 7 अगस्त 1905 को चला। और इसका जो है एक जो घोषणा जहाँ की गई तो वो था कलकत्ता, क्योंकि देखो बंगाल जो है ना, कलकत्ता कहाँ पर है, बंगाल में। तो कलकत्ता में ही इसके, कलकत्ता का एक टाउन हॉल है, कलकत्ता का एक टाउन हॉल है जहाँ पर ये इसकी क्या की गई, घोषणा की गई टाउन हॉल में। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब आपसे कुछ भी पूछा जाए यार, इसमें ये पूछा जाए कि इसका मेन जो कारण था स्वदेशी आंदोलन के होने का, वो कारण क्या था, वो बंगाल विभाजन था। बंगाल विभाजन किसने आदेश दिया था उसका, लॉर्ड कर्जन ने दिया था। उस आदेश को निरस्त कब कर दिया गया था, 1911 में कर दिया गया था। आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन में जो है जो लॉर्ड कर्जन है उनका ईयर कौन सा है जिस वर्ष उन्होंने शासन किया, तो 1899 से लेके 1905 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बात। तो आपकी जो भी क्वेरी हो आप हमें सेंड कर सकते हो itsomsolution@gmail.com पर। अगर आप हमारे साथ वर्क करना चाहते हो तो आप itsomsolution@gmail.com पर कम्युनिकेशन कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और जितना हो सकता है एग्जाम की तैयारी करो यार बेस्ट तरीके से। और कोई भी क्वेरी हो आपको डेफिनेटली हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उसका आंसर करूँ।